हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप स्टूडेंट्स यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैंकिंग अवेयरनेस, इस पे फोकस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जो कुछ ऐसी न्यूज़ पे होंगे जो बैंकिंग अवेयरनेस से जुड़े थे, कुछ स्टैटिक के क्वेश्चंस जो बैंकिंग अवेयरनेस पे जुड़े हैं, बैंकिंग नॉलेज पे जुड़े MCQs हैं। ठीक है, इस क्लास को स्टूडेंट्स मैंने इस सोच के साथ प्रिपेयर किया है कि अगर आप वेरियस बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बैंकिंग एग्ज़ाम्स में जो बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में पूछा था उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। ये यहाँ पर मेन सोच थी इस क्लास को बनाने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है स्टूडेंट्स अभिनव जोशी। शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये एक MCQ बेस्ड क्लास है, तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊं आपने साथ के साथ सारे अटेम्प्ट करने हैं। अब आप कमेंट्स में अटेम्प्ट करो, लाइव चैट में अटेम्प्ट करो, वर्बली अटेम्प्ट करो, जैसे आपको करने करो, बस स्टूडेंट्स आपने ध्यान जरूर देना है कि हम अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करें, कुछ मिस ना करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है इंडिया में, या फिर कहे इंडिया और इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले 10,000 का जो नोट था, ठीक है, पहले वो इंडिपेंडेंस से पहले ही शुरू हुआ और इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले उसको बंद कर दिया गया। फिर 10,000 का नोट फिर से आया इंडिपेंडेंस के बाद 54 में आया। ठीक है, और उसको फिर से नोटबंदी में बंद किया गया। 2 बार जो 10,000 का नोट है वो इंट्रोड्यूस किया गया। पूछा जा रहा है ₹10,000 नोट डीमोनेटाइज, मतलब उसकी जो नोटबंदी थी किस साल में हुई थी? 78, 2016, 1975, 2015। ये हमको पता है 2016 में तो नहीं हुआ था। ठीक है, जो रीसेंट डीमोनेटाइजेशन थी उसमें तो 500 और 1000 के नोट पे टारगेट किया गया था ना, 2015 में हुआ था, ये भी हमें पता है। अब इन 2 सालों में से आपको अपना आंसर ढूंढना है। पहले जब इंडिया में, आज से कहें काफ़ी साल पहले, जब भी नोटबंदी की बात होती थी तो टॉपिक्स होते थे कि चलो काला धन जो लोगों ने स्टोर किया है वो ख़त्म हो जाएगा, अगर नोट पुराने हो गए, नोट की जो स्ट्रेंथ है, क्वालिटी वो कम होगी, वो चेंज हो जाएंगे। पर अभी वाली जो सबसे रीसेंट नोटबंदी थी इसमें सरकार ने और पॉइंट्स रखे। सरकार ने बोला कि टेररिज्म के लिए जो पैसा यूज़ किया जाता है कैश में बहुत ज़्यादा, उसको हम ख़त्म कर पाएंगे। जो हवाला नेटवर्क्स हैं उनको टारगेट किया जा सकता है। जो इलीगल एक्टिविटीज़ कंट्री के अगेंस्ट प्लान किए थे उसको भी हम टारगेट कर सकते थे। आप देख रहे हो पहले नोटबंदी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते थे, अब नोटबंदी में इस बार वाली में क्या ऑब्जेक्टिव था। एक और चीज़, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर जो सबसे हाई डिनोमिनेशन का नोट RBI प्रिंट कर सकता है, जैसे अभी 2000 का नोट सबसे हाईएस्ट है जो प्रिंट किया जाता है, पर वैसे सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन का नोट जो RBI प्रिंट कर सकता है वो स्टूडेंट्स 10,000 का है। और सबसे हाई डिनोमिनेशन का जो सिक्का इंडिया में बन सकता है, कॉइन, वो है 1000 का। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कौन सा ईयर था? आई होप आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट जरूर किया। ये साल था 1978। अब ये आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले 10,000 का नोट इंडिया में 19, मतलब इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले 38 में आया था, फिर इसको बंद कर दिया गया था 1946 में, फिर से इसको लॉन्च किया गया था 54 में, और फिर इसको बंद किया गया था 78 में। आई होप जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इस एक क्वेश्चन से जुड़े आपको सारे ही समझ में आ चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप कह सकते हो कि बैंकिंग अवेयरनेस से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ। ये क्वेश्चन क्या है, जैसे आपको पता है इकोनॉमिक्स में अगर हम इंपोर्ट करा रहे हैं तो एक्सपोर्ट भी बहुत जरूरी है, और इंडिया के वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट्स जो हम बाहर बेचते हैं वो है मीट इंडस्ट्री। पूछा जा रहा है कि इंडिया में वो स्टेट जहां मीट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रही है, तो क्या इंडिया में, बिहार में मीट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है? उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा इंडिया में कंज्यूम कर लिया जाता होगा, बाकी बाहर बेच दिया जाता होगा। क्या यूपी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है मीट की, तमिलनाडु या केरला? अच्छा क्वेश्चन है। तो विच स्टेट इज द लार्जेस्ट मीट प्रोड्यूसर इन इंडिया? बिहार, यूपी, तमिलनाडु या फिर केरला? इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है वो है असल में उत्तर प्रदेश, यूपी। मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो इंडिया की टॉप 5 स्टेट जहां स्टूडेंट्स मीट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, यूपी, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु। और आप ये देख सकते हैं कि यूपी और वेस्ट बंगाल में, मतलब ऑलमोस्ट वेस्ट बंगाल के मुकाबले यूपी डबल प्रोडक्शन पे। ठीक है, तो इंडिया की टॉप 5 मीट प्रोडक्शन वाली स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज से कुछ टाइम पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि उड़ीसा की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में गोल्ड के रिजर्व्स मिले हैं जमीन में। अब देखो
ऐसा नहीं है कि बस गोल्ड की बार जमीन से मिल जाएंगे, आपको बहुत छोटे ट्रेसेस में गोल्ड मिलेगा, उसकी प्रॉपर माइनिंग करनी पड़ेगी। अब माइनिंग के बाद ये भी देखना होता है, आपने गोल्ड निकाल लिया मान लो 10 करोड़ रुपए का, पर माइनिंग करने में खर्चा आपका आ गया 15 करोड़, तो कोई फायदा नहीं। ये सब भी चेक करना पड़ेगा, पर ये कंफर्म है कि वहां गोल्ड के ट्रेसेस हैं। अब टोटल उड़ीसा की 3 डिस्ट्रिक्ट्स है जहां ये गोल्ड के ट्रेसेस पाए गए हैं, उनमें से एक का नाम यहां लिखा हुआ है, वो कौन सी है? देवघर, रौलकेला, सुंदरगढ़ या फिर झारसुगुदा। ठीक है, तो इनमें से बताओ वो डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा की जहां जो जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने रिपोर्ट किया कि गोल्ड की ट्रेसेस मिले। ठीक है, माइनिंग होगी नहीं होगी वो तो बाद में देखेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर लिया। बिल्कुल सही आंसर है असल में इस क्वेश्चन का देवघर। तो उड़ीसा के जो देवघर डिस्ट्रिक्ट है, तो तीनों डिस्ट्रिक्ट्स का आपको नाम बता देता हूं मैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी स्टूडेंट्स? ये डिस्ट्रिक्ट हैं देवघर, ये है किन्नौर और ये है मयूरभंज। ठीक है, तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में गोल्ड के रिजर्व्स तो नहीं बोलूँगा, गोल्ड के ट्रेसेस पाए गए हैं सॉइल में, और उसकी अब मतलब बहुत चांसेस है आगे जाके माइनिंग की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है। उस बैंक का नाम बताओ जो 2007 तक जाना जाता था यूटीआई बैंक के नाम से, बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज किया था। अच्छा क्वेश्चन है। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ यूटीआई बैंक जो चेंज कर लिया उन्होंने साल 2007 में? क्या यूटीआई बन गया एचडीएफसी, क्या यूटीआई बन गया आईडीबीआई, क्या यूटीआई बन गया सेंटूरियन बैंक, या फिर यूटीआई बन गया एक्सिस बैंक? अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कोशिश करो इसको अटेम्प्ट करने की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है असल में एक्सिस बैंक। तो यूटीआई बैंक ने 2007 में स्टूडेंट्स अपना नाम चेंज कर लिया था टू एक्सिस बैंक। अब ये ना अगर आप देखो, एक आप कह सकते हो एक लेटर लिखी गई है जिसमें ये बताया जा रहा है आरबीआई के द्वारा बाकी बैंक्स को कि अब यूटीआई बैंक नए नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो उनका जो नया नाम है वो हो जाएगा एक्सिस बैंक। आप देख सकते हो यूटीआई बैंक टू एक्सिस बैंक। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा रहा है इकोनॉमी की वो टाइप बताओ। ठीक है, वो टाइप ऑफ इकोनॉमी बताओ जहां मार्केट में कंपटीशन ही नहीं है। आज इंडिया की अगर हम बात करें, आपने गाड़ी खरीदने जानी है, आपके सामने इतने सारे ब्रांड्स हैं, कोशिश मतलब ट्राई करो, पसंद करो जो अच्छी लगती है। गाड़ी तो बड़ी चीज होगी, आपने 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट भी खरीदना है, इतने सारे ब्रांड्स हैं, आपको जो बेस्ट लगता है वो खरीदो। ठीक है, और जो अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। पूछा जा रहा है ऐसी इकोनॉमी बताओ जिसमें कंपटीशन ही नहीं होता। मिक्स इकोनॉमी में नहीं होता, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, मार्केट इकोनॉमी में, या सोशलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। मिक्स इकोनॉमी आप कह सकते हो जैसे इंडिया की इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर भी काफी स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर भी है। ठीक है, क्या मिक्स इकोनॉमी में कंपटीशन है? बिल्कुल है, तो यहां तो होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये ऐसी इकोनॉमी है जहां प्राइवेट ही प्राइवेट है, प्राइवेट प्लेयर्स बहुत स्ट्रांग, उनको बीट करना बहुत मुश्किल है, तो यहां तो कंपटीशन सबसे ज्यादा है, तो यहां पर भी होता है। अब इसका ना एग्जैक्टली कुछ मतलब नहीं बना मार्केट इकोनॉमी, तो इसको छोड़ दो। सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ही तो ऑप्शन बचा। सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जहां बस जो भी लोगों की जरूरत है वो सरकार के द्वारा पूरी की जाएगी। अब सरकार एक चीज के लिए एक ही कंपनी बनाएगी, ज्यादा सारी कंपनीज नहीं बनाएगी, तो कंपटीशन ही होगा। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो हम बोलेंगे ऐसी इकोनॉमी या ऐसी मार्केट जहां कंपटीशन ही नहीं है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन, और ये जो बिल्कुल करंट में फाइनेंस में चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है जैसा आपको पता है बाहर से इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। हम बात करते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो देखो पहले तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में इंडिया में जो एफडीआई है उसमें कमी आई, और ये हमको पता ही था, जो दुनिया में चल रहा है इकोनॉमिक रिसेशन की बात हो रही है, थोड़ी कमी तो आनी थी जो इंडिया में बाहर से इन्वेस्टमेंट होती है। चलो ठीक है, क्वेश्चन फिर फाइनली ये पूछता है आपसे कि दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी कंट्री है जहां से सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया पहुंचती है। क्या यूएसए टॉप सोर्स है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, नीदरलैंड, चाइना या सिंगापुर? तो वो कौन सी कंट्री है जहां से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में सबसे ज्यादा आती है? यूएसए, नीदरलैंड, चाइना या सिंगापुर? अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आई वो 15% से कम होगी। ठीक है, इतनी आई। अप्रैल से दिसंबर का अगर टाइम देखें तो आप कह सकते हो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के पहले 3 क्वार्टर्स को यहाँ काउंट किया गया। ठीक है, आपसे पूछे इनमें से कौन सी कंट्री से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, यूएस, नीदरलैंड, चाइना या फिर
सिंगापुर। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपना आंसर अटेम्प्ट कर लिया है। बिल्कुल इसका सही आंसर है सिंगापुर। तो सिंगापुर असल में टॉप सोर्स था यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो आपको कंट्रीज के नाम दिखा देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा आई सिंगापुर से स्टूडेंट्स, उसके बाद मॉरिशियस, फिर यूएस, फिर यूएई, फिर नीदरलैंड्स, फिर जापान और सिप्रस। ठीक है, अब ये बात सुनो, यूएसए से इन्वेस्टमेंट आ सकती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। यूएई बहुत बड़ी इकॉनमी, बिल्कुल सही बात है, वहां से भी आ सकती है, जापान से भी। पर ये सिंगापुर, नीदरलैंड्स और साइप्रस, ये कंट्रीज इंडिया में इतना इन्वेस्ट कैसे कर सकती है? तो इतनी स्ट्रॉन्ग इकॉनमीज भी नहीं। तो मैं आपको समझाता हूँ असल में कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ऐसा है स्टूडेंट्स कि ये जो कंट्रीज है ना, इन्होंने इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, जिसका फायदा असल में यहाँ की नहीं कहीं और की कंपनियां उठा रही। मतलब मान ले कंपनी है यूएसए की, अगर वो डायरेक्टली यूएसए से इंडिया इन्वेस्ट करेगी ना, तो उसको सरकार को कुछ टैक्स देना पड़ेगा। तो वो क्या करेगी, यूएसए की जगह एक उसकी बजाय कोई ऐसी कंट्री ढूंढेगी जिसका इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। उनको पता लगा सिंगापुर। अब वो क्या करेंगे, सिंगापुर में अपना छोटा सा ऑफिस खोलेंगे, पहले पैसा यूएसए से सिंगापुर भेजेंगे, फिर सिंगापुर से इंडिया भेज देंगे, और इंडिया की सरकार क्योंकि सिंगापुर से पैसा टैक्स भी नहीं लगा पाएंगे, इसी वजह से सिंगापुर, मॉरिशियस, नीदरलैंड्स और साइप्रस, ये सब कंट्रीज इसी वजह से इतना सारा इन्वेस्ट कर पा रही, क्योंकि डायरेक्टली वहां से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कहीं और किसी रूट से इन्वेस्टमेंट वाया इन कंट्रीज इंडिया में आ रही है, ताकि टैक्सेस बचाए जा सके। ठीक है, वो कौन सी कंट्री है जो 7,200 करोड़, तो ये आप मन गया $1 बिलियन से थोड़ा कम, कुछ $850 मिलियन के आसपास इन्वेस्ट करेगी ये कंट्री यूपी में। जो ग्रुप है, जो कंपनी है, उसका नाम है एचएमआई ग्रुप। तो एचएमआई ग्रुप एक कंपनी है बाहर की कंट्री की, ये 7,200 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे और होटल्स डेवलप करेंगे उत्तर प्रदेश में। आपको पता होगा यूपी ने भी बहुत बड़े स्केल पे अपना इन्वेस्टर समिट भी रखा। उस इन्वेस्टर समिट में यूपी ने तो ऑलमोस्ट 33 पता नहीं या 35 लाख करोड़ के एग्रीमेंट साइन किए। वो तो बहुत ही बड़े स्केल पे उन्होंने, आप कह लो कि चीज़ें अनाउंस करी हैं। ठीक है, चलो आप कह सकते हो कि जो इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट था उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो गया। तो यूपी में जो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है, ये किस कंट्री का? एचएमआई ग्रुप कहाँ का है? चाइना का, जापान का, यूएसए का, या चलेगा? कोशिश करो आप लोग सुन, सारे के सारे आंसर्स को अटेम्प्ट जरूर करते रहना। ठीक है, तो किस कंट्री के ग्रुप ने अनाउंस किया इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट? इसका बिल्कुल जो सुन सही आंसर है वो है असल में जापानीज कंपनी। ठीक है, तो जापान की कंपनी है एचएमआई ग्रुप। ये लोग 7,200 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं यूपी में, और होटल्स को डेवलप किया जाएगा। और यूपी को एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि इतनी बड़ी ये जो पॉपुलेशन है, हर चीज़ में अगर आप ऐसे सोचोगे कि हमारी पॉपुलेशन तो प्रॉब्लम है, इतने सारे लोग हैं, कैसे इनको हेल्प करेंगे, तो आपको ऐसे भी तो सोचना पड़ेगा कि ये पॉपुलेशन हमारी सब्सिडी पावर भी तो बन सकती है, हम चीप लेबर दे सकते हैं। आप समझ रहे हो? तो यूपी जितनी ज़्यादा जॉब्स लाएगा उतना ही ज़्यादा स्टेट अपने आप को आगे बढ़ा पाएगी, और वहाँ की गवर्नमेंट यही करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अब ये स्कीम पता है क्या है? मान लो आपके पास घर पे गोल्ड है, ठीक है। अब गोल्ड तो इतना इंटरेस्टिंग एसेट है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, पर वो घर पे पड़ी है और वो किसी तरह से आपको कोई फायदा नहीं दे पा रही। आपने इतना पैसा खर्च किया गोल्ड पे, वो घर पे पड़ी है। और कोई इंसान है, वो चाहता है वो गोल्ड में इन्वेस्ट करे, क्योंकि उसको पता है गोल्ड का प्राइस बढ़ता रहता है, तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट करे। पर मैक्सिमम गोल्ड तो लोगों के घरों के अंदर है, वो इन्वेस्ट करेगा कैसे? तो बस ये दो तरह के लोगों को ये स्कीम मदद कर सकती है। एक ऐसे लोग जिनके पास घर पे गोल्ड है और वो गोल्ड उनको कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं दे पा रहा, या तो उनको सीधे बेचना पड़ेगा। और एक ऐसे लोग जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है गोल्ड का प्राइस बहुत अच्छा जाता है, पर उनके मतलब वो ये नहीं चाहते कि उनको एक्चुअली गोल्ड खरीद के घर पे लाना पड़े, बस इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस स्कीम में क्या होगा, आपको बोला जाएगा कि अगर आपके पास गोल्ड है, आप वो गोल्ड लाकर फाइनेंशियल सिस्टम में डाल दो, बदले में आपको आपका जो गोल्ड है उस पर इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे? वो जो गोल्ड होगा आपने जो दिया होगा, उसको कोई और इंसान कुछ टाइम के लिए उस गोल्ड को खरीद लेगा, और वो तब तक उस गोल्ड को अपने पास रखेगा जब तक गोल्ड का प्राइस और बेटर नहीं होता, उसके बाद वो बेच देगा। तो वो कुछ ना कुछ कमाएगा, उसकी कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा आपको भी दिया जाएगा, तो दोनों को फायदा होगा। ये है गोल्ड मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन का मतलब ही होता है किसी चीज से पैसा कमाना। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ठीक है। अब इसको मैनेज कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर जो कमर्शियल बैंक है वो अपने लेवल में मैनेज करते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान आंसर है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस स्कीम को मैनेज करता है, ठीक है। तो इसका मेन काम है कि जो आइडल गोल्ड पड़ा है लोगों के घरों पे, जो गोल्ड पड़ा है उसको इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम में लेकर आओ। इंडिया को भी ग्रो करने में मदद मिलेगी, लोगों को भी मदद मिलेगी, बहुत सारे फायदे यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट
पूछा जा रहा है इनमें से वो कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जिसमें आप ये बता सकते हो कि, आपको समझाता हूं, मान लो ये किसी कंट्री की इकोनॉमी है, ठीक है, और कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, इंडिया के केस में आरबीआई, तो सेंट्रल बैंक को ऐसा लगता है कि कंट्री में ना लिक्विडिटी की कमी है, लिक्विडिटी कमी मतलब कैश अवेलेबिलिटी की कमी है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, इकोनॉमी में आके पूछता है क्या किसी के पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, सरकारी बॉन्ड्स, और इन्वेस्टर्स रखते हैं अपने पास, इन्वेस्टर्स बोलेंगे हाँ हैं, तो सेंट्रल बैंक बोलेगा ठीक है, ज्यादा प्राइस तुम्हें पे करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमको बेच दो, तो सेंट्रल बैंक कैश का फ्लो बढ़ा देगा, पैसा दे जाएगा और गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकाल के ले जाएगा। अगर इसका उल्टा हुआ, सेंट्रल बैंक को लग रहा है लिक्विडिटी बहुत बढ़ गई इकोनॉमी में, तो वो क्या करेंगे, वो आके पूछेंगे इन्वेस्टर्स को कि क्या किसी को गवर्नमेंट बॉन्ड चाहिए, इन्वेस्टर बोलेंगे हाँ चाहिए, तो बोलेगा ठीक है बॉन्ड ले लो और जो कैश है पैसा है वो हमको दे दो, तो उन्होंने लिक्विडिटी कम कर दी। इस पूरी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो, फाइनेंस और इकोनॉमी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इनमें से क्या टर्मिनोलॉजी यूज करी जाएगी, टू डिफाइन आउटराइट परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स फॉर इंजेक्शन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्यूरेबल लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब कैश अवेलेबिलिटी बाय द सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केस में आरबीआई। तो स्टूडेंट्स इसका जो बिल्कुल सही आंसर है ना, आई होप आपने इसके बारे में पढ़ा जरूर होगा, ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसके थ्रू कंट्री की लिक्विडिटी कम ज्यादा की जाती है, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन अ मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन वगैरह देख सकते हो। आगे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली एक इंडेक्स रिलीज किया गया कि दुनिया में कौन सी कंट्री क्रिप्टो, जो आपको पता है क्रिप्टो करेंसी, साइबर तो नहीं, क्रिप्टोज आपको पता ही है, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ये टाइप्स होती है वेरियस क्रिप्टो करेंसीज की। तो दुनिया में कौन सी कंट्री क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने के लिए कितनी रेडी है, कि मतलब कौन सी कंट्री की इकोनॉमी में कितने अच्छे से या कितनी जल्दी क्रिप्टो करेंसी लेकर आई जा सकती है, इसका एक सर्वे हुआ, ठीक है। तो इंडिया का रैंक, क्या इंडिया दुनिया में सबसे आगे है, क्या हम सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं कि हाँ हमारे यहाँ पर क्रिप्टो की जो करेंसी वो बहुत जल्दी से यूज़ की जा सकती है, क्या हम सेकंड रैंक पे थे, क्या हम 10th पे थे या हम 7th पे थे। तो इंडिया रैंक्ड व्हाट इन बिगेस्ट नेशंस रेडी टू अडॉप्ट क्रिप्टो इन 2023, और ये ना बड़ी कंट्रीज को रैंक किया गया, ऐसे नहीं कि आपने कोई छोटी सी कंट्री को बोला ये रेडी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको जैसे पता है कि इंडिया में चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इतना ज़्यादा मोटिवेटेड फील नहीं करते क्रिप्टो को लेके, तो इंडिया का जो रैंक था वो था 7th रैंक, ठीक है, 7वां रैंक। तो इंडिया रैंक 7th बिगेस्ट नेशन रेडी टू अडॉप्ट क्रिप्टो इन 2023। सबसे आगे कौन था, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी और यूएसए भी बहुत यहाँ पर आ गया है, तो वो ऐसी कंट्रीज है जो क्रिप्टो को लेकर बहुत एक्साइटेड है, बहुत ही सपोर्टिव है। इंडिया में आप कह सकते हो अभी इतना वो इंटरेस्ट ना, तो गवर्नमेंट का, लोगों का भी थोड़ा बहुत ज़्यादा है नहीं अभी, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया ने रिसेंटली किस कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें हमने उनको बोला कि हम आपके साथ ऑयल और गैस सेक्टर में कोलैबोरेशन करेंगे, आपकी ज़मीन में जो कच्चा तेल है उसको बाहर निकालने में आपको हेल्प करेंगे, और बहुत लंबे टाइम तक हम आपके साथ कच्चा तेल खरीदते भी रहेंगे। क्या इस तरह का एग्रीमेंट हमने साइन किया है? कंट्रीज का नाम है ग्याना, सुरिनेम, वेनेजुला या पैराग्वे। ऐसी मशीन लगाई जाती है जो कि ज़मीन के अंदर से कच्चे तेल को पंप आउट करती है, ठीक है। तो ये जो कंट्री है, इस कंट्री के पास क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं ज़मीन के अंदर, गैस के और ऑयल के रिजर्व्स हैं। वो चाहते हैं कि कोई और कंट्री, बड़ी कंट्री के साथ मिलकर वो उन रिजर्व्स को बाहर निकालें, उसके बाद उसको प्रोसेस करें, रिफाइन करें, बेचें, ये सब करना चाहते हैं। ये एग्रीमेंट स्टूडेंट्स हमने रिसेंटली साइन किया, कंट्रीज का नाम है ग्याना के साथ, ठीक है। तो इंडिया ग्याना ने एक पैक्ट साइन किया है ऑयल और गैस के सेक्टर में, ठीक है। हम यहाँ पर ग्याना को, और ग्याना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, लंबे टाइम तक इनको हेल्प भी करेंगे, इनके साथ रिफाइनरीज वगैरह भी लगाएंगे और इनसे बहुत सारा क्रूड ऑयल इंडिया परचेज भी करता रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, वो कौन सी कंट्रीज के साथ हमने एक एग्रीमेंट की शुरुआत कर दी है? बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा हमको यहाँ पर, ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा ये खर्चा, 40,000 करोड़ के आसपास का खर्चा इंडिया को करना पड़ेगा रुपीज़ में, और 6 बहुत बड़ी सबमरीन्स बनाई जाएंगी, बनेंगी भी इंडिया में, यूज भी इंडियन नेवी करेगी। जिस कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट है वो हमको थोड़ा टेक्नोलॉजी में हेल्प करेगा। क्या ये एग्रीमेंट है? फ्रांस, यूएसए, चाइना या जर्मनी के साथ। चाइना तो हो ही नहीं सकता,
फ्रांस, यूएसए, जर्मनी। यूएसए के साथ हमने कभी भी सबमिट में ज़्यादा कुछ किया नहीं, फ्रांस के साथ काम किया हमने, पर इस बार जर्मनी के साथ ये जो एग्रीमेंट है इसकी शुरुआत की है जर्मनी के जो चांसलर है, जो जर्मनी में प्राइम मिनिस्टर की ही पोजीशन होती है चांसलर की, वो इंडिया भी आए थे, उनका नाम है ओलेग स्कॉल्स, ठीक है। तो वो भी इंडिया आए थे, आप कह सकते हैं इसी एग्रीमेंट को फाइनल करने के लिए। तो जर्मनी और इंडिया ने परस्यू कर दिया एग्रीमेंट जिसमें 6 सबमरीन्स बनाई जाएंगी और ऑलमोस्ट $5.2 बिलियन का खर्चा किया जाएगा। तो ओलेग स्कॉल्स जो है उनकी जो इंडिया की विजिट थी वो कहीं ना कहीं इसी एग्रीमेंट को लेकर थी, ठीक है। जर्मनी चाहता है उनको ये एग्रीमेंट मिल जाए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, जैसे आपको बताया कि अभी बजट अनाउंस हुआ, उसमें बताया गया डिफेंस को कितना पैसा दिया जाएगा, रोड ट्रांसपोर्ट को कितना दिया जाएगा। क्वेश्चन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, सोचो 50s के टाइम पे, उस टाइम पे रोड्स की डेवलपमेंट में कितना खर्चा अनाउंस किया था, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या सरकार ने बोला था कि हम 25 करोड़ खर्चा करेंगे रोड डेवलपमेंट पे, 28 करोड़, 30 करोड़ या 23 करोड़, 25 करोड़, 28 करोड़, 30 करोड़ या 23 करोड़। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा अभी वाले बजट में कितना रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का मतलब खर्चा इस बार कितना दिया गया उनको, ठीक है। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था तब सरकार ने अनाउंस किया था 23 करोड़। अभी ये नंबर पहुंच चुका है, सोचो 2.7 लाख करोड़, 2.7 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। डिफेंस मिनिस्ट्री को ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 6 लाख करोड़ दिए जाएंगे, जो अभी हमने रिसेंट बजट अनाउंस किया है। डिफेंस को 6 लाख करोड़ के आसपास, रोड ट्रांसपोर्ट को 2.7 लाख करोड़ के आसपास, रेलवे को ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, बायलैटरल मोनोपोली ये कैसी मार्केट को डिफाइन करते हैं? मोनोपोली होता है ना, जब कोई काम करने के लिए सिर्फ एक ही कंपनी या एक ही पार्टी अवेलेबल हो। जैसे इंडिया में अगर मान लो सिर्फ एक ही टेलीकॉम की कंपनी बचे, जियो, बाकी सब खत्म हो जाए, तो हम बोलेंगे टेलीकॉम सेक्टर में मोनोपोली आ चुकी है, ठीक है। अगर आपको रेलवेज में जाना तो सिर्फ एक ही ऑप्शन, इंडियन रेलवेज, मोनोपोली, ठीक है। बायलैटरल मोनोपोली क्या होता है? जब बेचने वाला भी एक हो, खरीदने वाला भी एक हो, कि सरकार को कोई चीज चाहिए और वो सिर्फ एक ही सरकारी कंपनी बना रही है, तो बायलैटरल मोनोपोली। तो इसका मतलब क्या होगा? वन सेलर वन बायर, ये होती है स्टूडेंट्स बायलैटरल मोनोपोली, ठीक है। मतलब बेचने वाला भी एक, खरीदने वाला भी एक। रिसेंटली 49th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग रखी गई थी, किस शहर में? आपको पता है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो तो फाइनेंस मिनिस्टर ही चेयर करेंगे। अभी इस मीटिंग में बड़ा कुछ डिस्कस किया गया। जीएसटी ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा जहां डिस्प्यूट सॉल्व होंगे और बहुत सारी चीजों पर टैक्सेस कम ज्यादा करने की बात की गई। पर ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग असल में रखी कहां गई? गांधीनगर, कोलकाता, न्यू दिल्ली या फिर चंडीगढ़? तो स्टूडेंट्स ये जो मीटिंग है असल में रखी गई थी नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो 49th मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल रखी गई न्यू दिल्ली, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी की लीडरशिप के अंदर, ठीक है। आज का स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट इंपोर्टर इंडियन टेक्सटाइल, तो हमारे यहाँ टेक्सटाइल में बहुत बड़े स्केल में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, उसका लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन हमसे बहुत खरीदता है टेक्सटाइल में जो मटेरियल इंडिया बनाता है? क्या इटली हमारा लार्जेस्ट इंपोर्टर है? वो बहुत मंगवाते हैं, यूएसए, जर्मनी या चाइना। तो स्टूडेंट जो लार्जेस्ट इंपोर्टर है ना इंडियन टेक्सटाइल, वैसे हम टेक्सटाइल पे और बहुत ध्यान देना चाहते हैं, टेक्सटाइल को बड़ा सेक्टर बनाना चाहते हैं। लार्जेस्ट इंपोर्टर इंडिया से जो टेक्सटाइल का है वो है असल में यूएसए, ठीक है, यूएसए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके साथ आज की इस क्लास में जितने क्वेश्चंस वगैरह स्टूडेंट्स हमें डिस्कस करते हैं मैंने डिस्कस कर लिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप में से जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि जो करंट फेज है उसकी प्रिपरेशन के लिए कोई एक सिंगल सोर्स नहीं मिल पाता, बहुत ही प्रॉब्लम रहती है। एग्जाम के लिए करंट फेज कैसे प्रिपेयर करें, तो स्टूडेंट्स उसमें मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने करना क्या है, आपने स्टूडेंट्स सिंपली गूगल पे जाके सर्च करना है abhipedia.abhimanyu.com। इस तरह से एक वेबसाइट आपके सामने खुलेगी और आपने स्टूडेंट्स यहाँ पर चूज एग्जाम में जाके जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो आपने स्टूडेंट्स वो एग्जाम चुन लेना। अगर आप कोई रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई बैंकिंग, कोई भी एग्जाम, ठीक है। हम चलो ऐसा करते हैं SBI PO एग्जाम पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर क्या करना है, नीचे जाना है आपने यहाँ वीडियो कोर्सेज में, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्योंकि मैं जो आपके लिए करंट अफेयर्स का कोर्स बना रहा हूँ उसमें वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, PDF, MCQ, टेस्ट सीरीज सब कुछ स्टूडेंट्स एक ही इस कोर्स में अवेलेबल है। तो आपने क्लिक किस पे करना है, आपने अपना एग्जाम चुनना है, एग्जाम के बाद आपने क्लिक करना है वीडियो कोर्सेज के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार आपने वीडियो कोर्सेज पे क्लिक किया तो आपके सामने जो भी उस एग्जाम में वीडियो कोर्सेज बने सब आने शुरू हो जाएंगे। इसमें स्टूडेंट्स सामने करंट जीके का जो वीडियो कोर्स है इसको ढूंढना, इस पे आपने क्लिक कर देना है और इसके साथ आपके सामने स्टूडेंट्स वो कोर्स खुल चुका है जिसमें सारी क्लासेस जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ
सारी वीकली बेसिस के हिसाब से क्लासेस दिखने लग जाएंगे आपको। जो इस कोर्स का स्टूडेंट्स प्राइस है वो है 450 रुपीज़। अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हो अभी से लेके एग्जाम तक स्टूडेंट्स, आपको और करंट फेस के लिए कोई सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके लिए मोर देन इनफ होगा, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को करंट फेस की काफ़ी प्रॉब्लम लग रही है उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है। इसके साथ स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहाँ पर करते हैं एंड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।